सोसाइटी में लगाया जा रहा है वो एक दोहरी मार है उन हाउसिंग सोसाइटी के जो लाखों लोग हैं जो रहते हैं उन पर दोहरी मार है। ऐसी डिमांड पिछले कई सालों से उठ रही है और आज ये प्रखर हो चुकी है। उसी कारण से आज पिछले दिनों विधान सभा में ये सवाल उठा। हमारे जो बीजेपी के सदस्य हैं आशीष शेलार, अमित पाठक ने उठाया और बालाघाट थोरात में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो नोटिस जारी किए थे तक बाकी के जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग के एनए टैक्स के उस पर स्टे लगाई है, लेकिन एनए टैक्स अभी तक रद्द नहीं हुआ। हमारा ये मानना है हाउसिंग सोसाइटी के तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन के पूना हो, मुंबई हो, नासिक हो, थाने हो, हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट सोरावने वसंत सोरावने साहब नासिक से हैं हाउसिंग फेडरेशन के, और मुंबई जिला उपनगर हाउसिंग फेडरेशन के सचिव रमेश प्रभु जी, हाउसिंग गुरु महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी, सुहास पटवर्धन साहब पूना हाउसिंग फेडरेशन के करता है। तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, स्वागत करने के साथ ही मैं यही कहूंगा कि आज जो हमारा सिलसिला है ये सिलसिला ऐसे ही बना रहे, क्योंकि ये जो प्रखर सब्जेक्ट है लोगों से वो है लोगों से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट। आखिरकार हाउसिंग सोसाइटी के दो डबल टैक्स क्यों दे, इसलिए मैं एक बेबाकी लाइन के साथ में हमारे तमाम जो एक्सपर्ट हैं, जो कीनोट स्पीकर है, उन जो अतिथि वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है। दोस्तों, आप जो कर रहे हैं, आपने पीएल फाइल किए, हम सब ने पीएल फाइल किए मिलकर, तो परब साहब और सोरावने साहब के साथ में सुहास पटवर्धन साहब और अभिषेक गोतलकर साहब, रमेश प्रभु जी की यही लाइन है कि उसूलों पे जब आंच आए टकराना जरूरी है। जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। दोस्तों, पीएल एक हमारी जो जिंदा होने की एक कंज्यूमर एज ए हाउसिंग सोसाइटी में रहने की निशानी है और उसी को पीएल के रूप में दाखिल किया है सभी हाउसिंग फेडरेशन ने। उनकी जिम्मेदारी है, उनका नैतिक दायित्व है। तो दोस्तों, ऐसे हमारे जो पीएल याचिका करता और एक्सपर्ट तमाम मामलों के और महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के डायरेक्टर के रूप में एडवोकेट श्री प्रसाद परब हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। परब साहब, पता चलिए एनए टैक्स अकृतिकर आप बड़ा फाइट कर रहे हैं, तमाम चर्चा हो रही है विधानसभा में। अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, मेमोरेंडम भी दिया। भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एमएलसी रहे, और उन्होंने भी बस हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर इनको थोरात साहब को मेमोरेंडम दिया है कि ये रद्द और 4 अप्रैल को पीएल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है, आगे की डेट है। तो क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या है? प्लीज वेलकम परब साहब। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम रमेश प्रभु सर, सुहास पटवर्धन सर, सोरावने सर, यहाँ पे जो उपस्थित मान्यवर है, और सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम करके हम ये मुद्दा को उपस्थित करेंगे। एनए टैक्स जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स जो हमारे ऊपर लादा गया है, तो वेदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो मुद्दा लेके हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास उपस्थित किया हुआ है। तो ये मुद्दे को हम समझने की कोशिश करेंगे, जिस मुद्दे को हमने वहाँ पे लेके गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनए टैक्स? ये नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स होता क्या है और इसके प्रोविजंस रिलेट कहाँ से किए गए? तो ये जो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स होता है, ये इसके प्रोविजंस जो है वो महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, हमारा जो लैंड रेवेन्यू कोड है, वहां से उसके जो प्रोविजंस है वो उद्भव हुए हैं। अभी आप थोड़ा और गौर फरमाएंगे इसके ऊपर तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास एक्ट होता है, जैसे कि अपने पास महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसे एक्ट कहा गया है। लेकिन हमने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड को एक्ट नहीं कहा है, इसे हम महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड कहते हैं, हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं। तो ये पहले तो इस एक्ट और कोड, ये जो वर्ड है इसमें काफी डिफरेंस है। एक्ट जिसे हम कहते हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं होता है, लेकिन कोड अगर हम कहा जाए तो कोड के प्रोविजन मतलब सारे के सारे प्रोविजंस इस कोड में मौजूद है। आज भी अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें, कोई भी पुलिस स्टेशन में अगर हम गए
तो पहले वो इंडियन पीनल कोड की किताब खोल के ओपन करते हैं और फिर उसमें से सेक्शन जो है वो लगाते हैं। सिमिलरली नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स को अगर हमें अभ्यास करना है तो ऑल द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966। तो देन व्हाट इज नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स? तो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 21 में नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट में कही गई है। और वहां पे कहा है कि आपने अगर आपके जमीन का, आपके जो लैंड है उसका उपभोग जो है, उसका यूज जो है, if you are doing it for a non-agricultural purpose, then for that particular use, the state will levy an assessment that is called as a non-agricultural assessment. So use change करना है, अगर आप use change करेंगे तो then non-agricultural assessment आपको state जो है वो लेवी करेगी। ये प्रोविजंस लैंड रेवेन्यू कोड में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग सिंपल लाइन में कहेंगे तो हम अगर गांव में हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, बट ऑब्वियसली हमारा देश जो है वो खेती प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को अगर हम चेंज करते हैं, वहां पे हम बंगलो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो देन डेफिनेटली वी हैव टू पे अ नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट एवरी ईयर टू द स्टेट। ये प्रोविजन वहां पे लागू पड़ती है। तो हमें क्या दिक्कत है, अगर ये प्रोविजन वैलिड है तो हमारे यहाँ पे हम दिक्कत कैसे उसे कह सकते हैं? तो इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जो पीआईएल की फर्स्ट मुद्दा जो हमारा है वो है कि कई सारे लैंड्स को महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड ने एग्जेम्प्ट किया है। तो फॉर एग्जांपल वहां पे सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में लैंड रेवेन्यू कोड में कहा गया है व्हाट इज एलिनेटेड लैंड एंड व्हाट इज अनएलिनेटेड लैंड। तो व्हाट इज एलिनेटेड लैंड? एलिनेटेड लैंड का मतलब ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो है वो फॉरगो किए हैं, तो देन दैट पर्टिकुलर लैंड इज कॉल्ड एज एलिनेटेड लैंड। तो ऐसे कई सारे लैंड्स है आपको, फॉर एग्जांपल आपको वतन लैंड्स अगर याद होगा, या इनाम लैंड्स है। सो ऑल दीज लैंड्स आर एलिनेटेड लैंड्स, इन्हें इनाम दिया गया है। अगर आप कोकण रीजन में जाएंगे तो वहां पे देवस्थान की लैंड है, पूना में भी आपको देवस्थान की लैंड मिलेगी, नासिक नागपुर में भी देवस्थान की लैंड मिलेगी। तो ये तो देवस्थान लैंड है, मतलब क्या है, तो वहां पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो राइट्स है, इवन एग्रीकल्चरल एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चरल, so all the rights of the revenue collection are vesting on देवस्थान। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने राइट्स फॉरगो किए, so all these lands are alienated lands। फिर इस एलिनेटेड लैंड्स में और एक कैटेगरी है, दैट इज गाउठन और विलेज। तो व्हाट इज गाउठन और व्हाट इज विलेज? तो पहले के जो हमारे हिस्टोरिकल जो गांव थे, विलेज थे, जहाँ पे लोग रहते थे, उसे एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं कहा जाएगा, तो वो लैंड को रेसिडेंशियल गांव या गाउठन या विलेज ऐसा कहा जाता है। और यहाँ से जो गाय थी उनको चराने के लिए जो लेके जाते थे वो प्लेस थी, so that आजू बाजू के एरिया is also a Gauthan land. So now, as per the land revenue code provision, Gauthan areas, village areas are exempted from non-agricultural assessment. So that means अगर हम मुंबई की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे, तो यहाँ पे भी कई सारे गाउठन एरियाज हैं। तो पूना जैसे हम बात करेंगे, वहाँ पे शिवाजी नगर एरिया जो है वो गाउठन एरिया है। अगर मुंबई में हम साउथ बॉम्बे में जाएंगे तो साउथ बॉम्बे में भी कई सारे एरियाज जो है वो गाउठन करके इयरमार्क किए हुए हैं। तो फिर ये जो एरियाज है, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट नहीं होगा, और उसके बाजू में जो डेवलपमेंट है वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट लिया जाएगा। तो दिस अमाउंट्स टू इनइक्वालिटी, दिस अमाउंट्स टू डिस्क्रिमिनेशन, एंड दैट्स द रीजन वी आर सेइंग कि अगर आप इनइक्वालिटी जो है स्टेट हमें कर नहीं सकते, तो ये इनइक्वालिटी के ग्राउंड्स पे ये जो एनए टैक्स है वो हमें भी लागू नहीं होना चाहिए इन अर्बन एरियाज। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज, नो कम। So this is the first point which we are raising in the PIL. Now what is the second point? The second point is very very important. हमने पहले एग्जाम्पल में ये कहा गया था कि अगर हमने गांव में एक हमने जो एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट करके वहां पे बंगलो कंस्ट्रक्शन किया है, तो देन देयर इफ द स्टेट इज लेविंग द नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स,
वी से दैट इट इज ओके, वहां पे अगर आप लेवी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अर्बन एरियाज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो अर्बन एरियाज में लैंड का कन्वर्जन किसने किया है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको मालूम होगा कि MRTP एक्ट जो है हमारा महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट जो है 1966 का, उसमें रीजनल बोर्ड्स की स्थापना की है। और अगर आप MRTP का प्रियम्बल देखेंगे तो वहां पे लिखा है प्रियम्बल में कि कोई भी लैंड्स जो है अर्बन एरियाज में जो लैंड होते हैं उसके प्लानिंग के लिए, उसके यूज के लिए दिस एक्ट इज बीन इनेक्टेड। So now under MRTP Act, a proposal is sent to the state government to earmark this development plan, मतलब to approve this development plan, to earmark the residential, commercial, industrial zones. And under section 31 of the MRTP Act, the state government approves this, sanction the development plan. तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है, मतलब डेवलपमेंट प्लान में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है अर्बन एरियाज में कि दिस इज द रेसिडेंशियल एरिया, दिस इज द कमर्शियल एरिया, दिस इज द इंडस्ट्रियल एरिया। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ये कहता है कि आप यहाँ पे आके रेसिडेंशियल एक्टिविटीज आप रहिए, यहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज कीजिए, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए। So this conversion in this urban areas is not done by the individuals, it is done by the state government by sanctioning the development plan. And that is the second crux. अगर state government ने ये जो land को conversion किया है, then why should we, when we pay hefty premiums to purchase our flats, when we pay the conversion tax, when we pay the non-agricultural tax, when we pay the nazarana, when we pay the remaining premiums, development cess, LOC सब जो भर रहे हैं, इसके बाद अगर स्टेट हमें कहेगा कि you every year you have to pay non-agricultural assessment, then whether this tax is valid? आपने कन्वर्जन किया है इसीलिए हम आके यहाँ पे रेसिडेंशियल बस्ती बसाए हैं, बिकॉज ऑफ यू हैव डन द कन्वर्जन। अगर हम आज भी चाहे तो हम वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, बिकॉज चेंज ऑफ यूजर इज नॉट अलाउड। यू मस्ट बी नोइंग कि अगर आपका रेसिडेंशियल एरिया है आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, अगर आपको करना है तो आपको कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सो नाउ वी कैन नॉट डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हियर। So the second reason is, now as the state government has converted the land by sanctioning the development plan, so it is you who have to pay the non-agricultural assessment and not the members and not the societies and not the people of the residential areas or the development plan areas. So this is the second point. Now the third point relates to New Bombay area. आप अगर नवी मुंबई में जाएंगे तो वहां पे आपको लीज होल्ड लैंड होता है, कई जगह पे फ्री होल्ड लैंड होते हैं। तो नवी मुंबई में जो सारा नवी मुंबई बसा हुआ है दैट इज ऑफ लीज होल्ड लैंड। सिडको जो है, सिडको न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहां पे लैंड जो है वो लीज पे दिए गए, 60 इयर्स के लैंड जो है वो लीज पे दिए गए। तो हियर सिडको इज द लेसर एंड बाकी ऑल द सोसाइटीज इन नवी मुंबई आर द लेसीज। एंड लैंड रेवेन्यू कोड ने लिखा है द ऑक्यूपेंट शैल पे द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, और गवर्नमेंट लेसी एंड टेनेंट को उसमें से एग्जेम्प्ट किया गया है। नाउ बीइंग सिडको अ एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हियर ऑल द सोसाइटीज आर गवर्नमेंट लेसी एंड देयरफॉर दे शुड आल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस नॉन एग्रीकल्चरल असेसमेंट। इसे हम तीसरा मुद्दा उपस्थित किया है। और मुख्यतः हमारे दो प्रेयर्स है। फर्स्ट प्रेयर जो है ऑब्वियसली ये जो नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स जो है इन मुद्दों के रीजन से इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज हैम्परिंग टू ऑल द पीपल एट लार्ज, तो इट शुड बी स्क्रैप डाउन, इट शुड बी अबॉलिश्ड। ये आप इसे बंद कर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट मुद्दा तो है ही। जो हमारा सेकंड था, हम इंटरिम रिलीफ के लिए हमने प्रे किया था बॉम्बे हाई कोर्ट को। एंड इंटरिम रिलीफ के लिए इसीलिए प्रे किया था क्योंकि सभी फेडरेशंस को, ऑल डिस्ट्रिक्ट फेडरेशंस को, सभी सोसाइटीज ने रिप्रेजेंट करके कहा था कि हमें बिल्स आना शुरू हो गए हैं। एंड द बिल्स आर कमिंग दैट टू रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 2001, फ्रॉम 2006, एंड द बिल्स आर इन लैक्स ऑफ रुपीज, मोर देन 30 लाख 40 लाख ऐसे बिल्स सभी को आए हुए हैं। और इन्होंने फेडरेशंस को रिप्रेजेंट किया था। डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ने ये मुद्दा जो है वो स्टेट फेडरेशन के पास रखा और महाराष्ट्र स्टेट फेडरेशन ने सभी डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन के बिहाफ में से
एक पीआईएल जो है वो वहाँ पे फाइल कर दी है। तो नाउ पूना फेडरेशन है, नासिक फेडरेशन है, ठाना फेडरेशन है, नवी मुंबई है, ऑल दीज फेडरेशंस आर जॉइनिंग इन एंड सभी ने पीआईएल जो है वो फाइल की है। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है पीछे से पीआईएल फाइल कर रहे हैं और इस पीआईएल में ये कह रहे हैं कि हमारे जो मेंबर्स को हेफ्टी बिल्स आए हुए हैं तो इस बिल्स को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसे स्क्रैप कर दीजिए। फर्स्ट प्रेयर। इन द सेकंड प्रेयर वी आर सेइंग कि आप ये बिल जो डिमांड नोटिस ला रहे हैं इसके ऊपर स्टे लगाइए क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? व्हाई दिस डिमांड नोटिसेस आर हेफ्टी? द रीजन इज दैट आपको ये मालूम होगा कि आप हाउसिंग सोसाइटीज में जब रहते हैं तो वहां पे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग जो 30 सितंबर के पहले हम लोग करते हैं उसमें हम लोग बजट रखते हैं नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का बजट रखते हैं मतलब क्या करते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड जितना खर्चा आता है नेक्स्ट ईयर में वो हिसाब से हम बजट रख के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स करके हम लोग हमारा मेंटेनेंस फिक्स करते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट डिमांड नोटिस 30 लाख की आपको बीच में भेजता है और वो भेजने के नीचे उधर लिखता है कि विद इन 7 days यू हैव टू पे दिस डिमांड एनी टैक्स अमाउंट, अदरवाइज वी विल पुट अ चार्ज ऑन योर प्रॉपर्टी, वी विल फ्रीज योर अकाउंट्स और वी विल गो फॉर अटैचमेंट। नाउ वेदर दिस इज वैलिड, आपको ये इसका मतलब है कि सभी कायदों का अभ्यास नहीं हुआ है। कोऑपरेटिव कायदा जो है, कोऑपरेटिव लॉज है, वो कहता है कि बजट जो फिक्स किया गया है देन बीच में सडनली अगर आप 30-35 लाख की बजट उनके ऊपर थोपोगे तो वो कैसे पेपर कर पाएंगे 7 days में? इट इज नॉट पॉसिबल। एंड इसीलिए हम लोग जो सेकंड प्रेयर थे उस सेकंड प्रेयर में हमने पीआईएल में ये इनकॉर्पोरेट किया था। लेकिन इस सेकंड प्रेयर को जब भी हमने स्टेट गवर्नमेंट के पास भी इसे रखा था, हमने एक कॉपी पीआईएल की जो स्टेट को भी भेजी थी एंड उसके प्रेयर के रिगार्डिंग नाउ वी हैव गॉट द रिलीफ दैट डिमांड नोटिस जो अभी लेवी करने का जो प्रोसीजर है उसे उन्होंने स्टॉप कर दिया है। सो सेकंड प्रेयर हमारे ऑलरेडी फुलफिल हो गई है, बट स्टिल फर्स्ट प्रेयर के लिए दैट दिस एनी टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड, इट शुड बी स्क्रैप डाउन, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके हम पीआईएल जो है हमारी वो वैलिड है और हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट डेट है वो 4 अप्रैल को रखी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग जो है 4 अप्रैल को रखी हुई है। Meanwhile, all the rest of the federations and the organizations, they are also joining in this PIL और ऐसे पूरी महाराष्ट्र की तरफ से हम आवाज उठा के हम ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास ये दरखास्त रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच श्री प्रसाद परब साहब, जिन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से समझाया आप सभी को कि एनेटेक्स डिटेल में टेक्निकली क्या होता है और क्यों ये दोहरी मार हम हाउसिंग सोसाइटी के लोग झेल रहे हैं अभी तक। पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा एडवोकेट वसंत सोरावने साहब, आप बताएं इस विषय को नासिक हाउसिंग फेडरेशन ने भी उठाया है। प्लीज वेलकम एडवोकेट वसंत सोरावने। हाँ, नमस्ते जी। नासिक में भी मेरी आवाज आवाज ब्रेक हो रही सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। हेलो, हाँ, यस मैं भी यही प्रॉब्लम में बहुत सारी नोटिस इश्यू पीआईएल में दाखिल हो रहे हैं और इन टैक्स के खिलाफ हम भी आवाज उठा रहे हैं। हेलो, थैंक यू वेरी मच सोरावने साहब, थैंक यू वेरी मच। आपको प्रॉब्लम उसके बाद भी आप आवाज उठा रहे हैं, आपके साथ हैं हम सब लोग।